सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुस्कुराता भारत, जहां हम भारत की उन आवाज़ से आपको मिलवा रहे हैं जो दिल से बोलती है और ज़िंदगी से जुड़ी होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो दिन में कचहरी में पेश पेशकार का काम, न्याय की फाइलों पे काम और शाम होते ही गज़ल के सुरों में डूब जाते हैं। मेरे साथ हैं योगेश कुमार शर्मा। सर, सबसे पहले तो क्योंकि मैं शायरी को दूर दूर तक नहीं समझ पाता और मुझे लग रहा है शायरी समझने के लिए बहुत समय भी चाहिए, बहुत ताकत भी चाहिए और बहुत कंट्रोल भी चाहिए अपने ऊपर। तो सबसे पहले तो आप अपना शायराना जो नाम है आपका, वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा हुआ है कि मुझसे बात कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक शेर आपके सामने पढ़ता हूँ, तारुफ का शेर है और अपना अक्सर नाम सर, नाम। अपने जब भी कभी सम्मेलन वगैरह होते हैं उसमें भी, तो उसी में ये तारुफ है मेरा कि सरजमी मेरी मथुरा है, भारत मेरा देश है। सरजमी मेरी मथुरा है, भारत मेरा देश है। असल में तो कतरा हूँ, नाम बेखुद योगेश है। बहुत अच्छा। असल में तो कतरा हूँ, नाम बेखुद योगेश है। बेखुद योगेश। बेखुद। बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना सर, ना दास्तानों में ढूंढो मुझे, मैं तो कोर्ट के रजिस्टर में भी गजल बनकर टिका हूँ। क्या कहेंगे इस पर? कोर्ट के रजिस्ट्रों में गजल तो नहीं होती। कोर्ट के रजिस्ट्रों में गजल नहीं है, वहां तो बस यही है किसमें 302 है, किसमें 307 है। हम्म। देखिए, गजल कहना हम्म। और गजल सुन के समझना, हम्म। न तो कहना ही इतना आसान है न समझना। हम्म। गजल कहने के लिए जब तक दिल के जज्बात नहीं है हम्म। आपके, और जज्बात इन दी सेंस कि अगर पेड़ पे किसी ने चाकू मारा तो उसका जो लिक्विड निकलता है, अगर उसको ये महसूस होता है कि नहीं ये पेड़ का दर्द है, उसका खून बह रहा है, उस जिसको ये शख्स को ये एहसास हो जाएगा, वो गजल कह पाएगा। और मुझे लगता है समझने के लिए भी ये एहसास एहसास होने बहुत जरूरी है। आपको लगता है इस क्वेश्चन से आपने भी जो उत्तर दिया कि कला और कोर्ट दोनों जगह निष्पक्षता जरूरी है? नहीं, निष्पक्षता तो देखिए जीवन का मंत्र है। जी। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालात में हो, क्योंकि बिना निष्पक्षता के तो जीवन नहीं जिया जाता। और जो आप पक्षपात करके जीवन जीते हैं ना, वो आपका भ्रामक संतुष्टि है, मुझे नहीं लगता वहां की सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि हमारे हर एक कुछ भी करते हैं उसके साथ में हमारा कर्म जुड़ा होता है। अब निष्पक्षता नहीं करेंगे तो गीता कहती है, भगवान कहते हैं कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एवं भुक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभ। निष्पक्ष रहेंगे तो आप इस आक्षेप से बच जाएंगे। यदि निष्पक्ष नहीं है तो कर्म का तो भला आपको भोगना पड़ेगा। शायरी जब आप लिखते हैं तो अपने को शायरी के लिखते समय कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, शायरी लिखते वक्त पहले तो जो भी कंसेप्ट है, धीरे धीरे उसमें जैसे दरिया में उतरना पड़ता है नहाने के लिए। तो अब कोई चीज मान लीजिए दिमाग में आ रही है कि हमें ये टॉपिक लिखना है, तो पहले वो उसी प्रोसीजर से आपको दरिया में उतरना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। फिर जाके वो अल्फाज उस दरिया से चुनने पड़ेंगे जो उसमें फिट होने वाले। तो उस समय योगेश कुमार शर्मा बदल जाते हैं। जी, 10 से 5 के अलावा जो कोर्ट का टाइम है उसके बाद तो बिल्कुल ही योगेश शर्मा बदल ही जाते हैं। क्या आपको लगता है आज का युवा कहीं तनाव में घूम रहा है? ये कविता, ये गजलें, ये दुनिया क्या है? इस दुनिया को क्या कहते हैं? इसको कैसे जीते हैं लोग? आप कैसे जीते हैं? लोगों से कैसे कहना चाहेंगे कि आप भी जी सकते हो? देखिए, जहां तक आज के युवा की बात है और गजल की बात है,
तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं किस भाग दौड़ में वो अपने आप को इतना इतना व्यस्त करे हुए हैं। उन्हें अब उनको बुरा लगे या भला लगे, लेकिन हकीकत ये है कि दे डू नॉट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। जहां तक गजल सुनने के लिए और समझने के लिए जितनी संजीदगी की जरूरत है, तो सच पूछिए तो जिंदगी में संजीदगी से ही जी जाती है। मुझे उन युवाओं में वो दिखाई नहीं देता। गजल तो बहुत दूर की बात है, बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं जिनको भी बिल्कुल वो उस पर फोकस ही नहीं करते, सोचते नहीं उसके बारे में। आज हम जो कुछ है, हमारे पेरेंट्स का बड़ा सहयोग है इसमें। आने वाली जो नस्ल है उसके लिए उनके पेरेंट्स का भी सहयोग है, लेकिन वो पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को वहां तक मुझे नहीं लगता कैलकुलेट कर पाते। दुनिया में सुंदर क्या है, आपको क्या लगता है? युवा कहीं ना कहीं सुंदरता की खोज में भटक रहा है। इसको मैं दूसरे सुंदरता, सेंस में भी कह रहा हूँ, प्रेम के सेंस में भी कह रहा हाँ हूँ। सुंदरता की खोज में तो भटक रहा है, लेकिन वो जिसमें भटक रहा है वो बड़ा मोमेंट्री है, और वो सुंदरता नहीं कही जा सकती, उसको माया जाल कहना चाहिए। प्रेम क्या शब्द है एक शायर के रूप में? शायर अगर प्रेम को बोले प्रेम, कोई एक शायरी के साथ अगर संभव हो। प्रेम तो जैसे एक मेरी गजल है, अनकहे लम्हे, जो मेरी किताब है इस वक्त मार्केट में, उसका एक नज़म है ये कि कभी उनकी बज़्म में जाकर देखो, दूरियां हैं जो दरमियां मिटा कर देखो। कभी उनकी बज़्म में जाकर देखो, दूरियां हैं जो दरमियां मिटा कर देखो। वो महक उठेंगी फिजाएं तेरे बोसे से, महक उठेंगी फिजाएं तेरे बोसे से, उसकी खुशबू में जरा नहा कर देखो। प्रेम तो ये है। अब इसमें जो सारा खेल है कि उनकी बज़्म में, किनकी बज़्म में, ये फैसला हमें अपने आप करना है। किसकी बज़्म में जाना है, ये फैसला व्यक्ति विशेष का स्वयं का है। एक बज़्म वो भी है जो प्याले छलकते हैं, एक बज़्म वो भी है जहां पर नजर से नजर अगर उसकी मिल जाए तो आदमी निहाल हो जाता है। तो युवाओं में इस चीज का मुझे थोड़ा अभाव लगता है। वो कहीं ना कहीं आज जो दौड़ है ना, वो दौड़ पैसे की बहुत है। कैसे भी आए, कहीं से भी आए, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। कैसे रोकी जा सकती है, कैसे संभव है, कैसे शांति आए, कैसे ये प्रेम का असली रूप सामने निकल के आए ये गजल के रूप में, अगर संभव हो। गजल तो एडवांस असल में डेली लिखते हैं, जिस दिन नहीं लिखते उस दिन हमारा भोजन नहीं हजम होता, तो एकदम से याद आना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक ठीक। पेशेवर बनने का सपना पहले से था या कैसे आप पेशेवर गजल गायक बने? ना पेशेवर का, जब 9th 10th में थे तो एक ख्वाब देखा था कि काश हम भी कभी माइक के सामने बैठ के गाएं, लेकिन विडंबना ये कि उस समय कोई हमें उस्ताद नहीं मिले, गुरु नहीं मिले। ये सन 82-83 की बात है, लेकिन गाने का शौक बरकरार रहा। फिर कोविड आया, कोविड के साथ कुछ एंड्रॉयड का भी बड़ा मैं एहसान मानता हूँ कि इसने मुझे इसमें बूस्ट किया ऐप के माध्यम से। फिर कोविड के दरमियान या मथुरा के ही एक श्री कन्हैया लाल जी चतुर्वेदी जो मेरे गुरु हैं, उनसे हमने क्लासिकल म्यूजिक में तालीम हासिल की। पेशेवर तो नहीं, पर ये जरूर है कि अगर जिंदगी है तो जिंदगी की उपादेयता को सिद्ध कर सके, और उपादेयता सिद्ध करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम संगीत है। फिर कभी सोचते हैं कि जब गजल ही गानी है तो फिर ईश्वर का नाम क्यों ना गाया जाए। गजल गाना एक अलग से अच्छी बात है, फिर ईश्वर का नाम क्यों? तो एट दिस टाइम जो फोकस है वो डिवोशनल म्यूजिक। पसंदीदा गजल कौन सी है मेरी या किसी और की? आपकी, जो जिसको आप प्रेम करते हो? नहीं, मेरे द्वारा लिखी हुई। आपके द्वारा लिखी हुई या आप दूसरे किसी दूसरे शायर की पसंद करते हो जिससे आप प्रेम करते हो? सुदर्शन फाकिर साहब की एक नज़म है,
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगता एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आपने अपनी गजल से किसी का जीवन बदलते देखा है? है। अब इस बात को तो मैं नहीं कह सकता। कुछ आपके तो बहुत सारे लोग होंगे जो गजलों को, आपकी गजलों को पढ़ते हैं, आपसे पूछते भी होंगे। नहीं, मुंह पे ऐसे आने वाले कई लोग कहते तो हैं कि साहब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब आजकल जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पता ही नहीं पड़ता कोई जो कह रहा है वो किस सेंस में कह रहा है, तो ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है। योगा साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आप जाति के ब्राह्मण भी हैं, प्रेम की असली परिभाषा क्या होती है? प्रेम की असली परिभाषा है समर्पण, बिना किसी चाहत के। तो समर्पण माँ के प्रति, बहन के प्रति, परिवार के प्रति, या लवर्स के प्रति, या और बहुत सारी चीजें हैं, क्या है ये? मेरा अपना नजरिया तो ईश्वर के प्रति है, क्योंकि ईश्वर के अलावा ये कुछ है नहीं। ये जो शब्द माया है ना, माया का संस्कृत में जो अर्थ होता है, माँ माने नहीं, या माने ये माया का रूप प्रकृति है। सिवाय परमात्मा के संसार में वैसे कुछ नहीं है। आप मानिए मत जिससे भी आप कर रहे हैं, भले लवर से करना, तो फिर उसमें आपको चाहत नहीं होनी चाहिए। एक शायर से मैं पूछ रहा हूँ, विकसित भारत में पश्चिमी संस्कृति जो हमारे यहाँ आ रही है, कितनी जरूरी है? ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसने भारत की संस्कृति का नाश मारने का जो श्रेय जाता है वो पश्चिम संस्कृति को ही जाता है। आज जो आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये वेस्टर्न कल्चर है। तो आपकी एक शायर की नज़र में, ब्राह्मण की नज़र में नहीं, एक शायर की नज़र में, हम अपने युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं? पश्चिमी संस्कृति का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है अपनी जड़ों को हमें याद रखना चाहिए। वो माटी के चूल्हे, वो चटाई पर सोना, वो गोबर के पोंछे, वो पहले तो कहाँ मैं रह गए? पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो पश्चिमी कल्चर है, इससे जी। इससे नुकसान क्या हो रहा है। हम्म। तो एक नज़म लिखी है, वो है हमारी किताब, देखकर हाल जमाने का दिल उदास होने लगा, हम्म। ख्वाहिश की चाहत में आदमी बेलिबास होने लगा। ओह, बहुत बढ़िया। देखकर हाल जमाने का दिल उदास होने लगा, ख्वाहिश की चाहत में आदमी बेलिबास होने लगा। हम्म। और बाकी ये जो आपका दूसरा इसमें ये है कि साहब, थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट करिए। जो अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने, पश्चिमी संस्कृति के ऊपर बातचीत चल रही थी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मेरा मानना ये है, किसी भी शख्स के अंदर मन एक होता है। जैसे हम खाने की थाली रख के जब बैठते हैं, तो एक कटोरी है, कटोरी में या तो आप दाल भर लीजिए, या आप सब्जी भर लीजिए, या फिर खिचड़ी कर लीजिए, उसमें ये पता ही नहीं लगेगा कि ये दाल है कि सब्जी है। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी व्यक्ति, कोई जाने वाली नस्ल जो भी है, अगर अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहती है तो अपनी परंपराओं को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता कि हम वेस्टर्न भी चले और इसमें भी चले एक साथ। मुझे नहीं लगता, दिस इज वेरी टिपिकल। अंत में एक क्वेश्चन और लूंगा। हमारे समाज में एक परंपरा है, लोग क्या कहेंगे। आप जब शायर बने या शायरी की दुनिया में आए, तो ये डर कभी आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये कभी नहीं लगा। मेरी नजरों ने जो भी सामने देखा, जिंदगी ने जो मुझे दिखाया, वो मैंने अपनी कलम के जरिए कहने का कोशिश करी। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। जो किसी की फितरत है, जो वस्तु स्थिति है, अगर मैं उसे नहीं कहूंगा तो मेरा हाथ में कलम पकड़ना व्यर्थ है। एक कोई शायरी हमारे दर्शकों के लिए आप जो देना चाहें?
मैं एक शेर कहता हूँ कि अंजाम इश्क फिर वही इस दफा निकला, अंजाम इश्क फिर वही, अंजाम इश्क वही फिर इस दफा निकला, बावफा सा लगता महबूब बेवफा निकला, और शिकवा दरिया से नहीं कि जिसने डुबोया मुझे, शिकवा दरिया से नहीं कि जिसने डुबोया मुझे, मिजाज साहिल का मगर उम्मीदों से जुदा निकला। बहुत अच्छा। योगेश साहब, लास्ट में मैं एक अपने दर्शकों से आपसे एक अपील करवाना चाहूँगा। अगर हमारा दर्शक कोई किसी खास चीज़ पर या खास शब्दों पर गज़ल अगर सुनना चाहे, तो आप हमारी टीम से, मुस्कुराता भारत की टीम जो काम कर रही है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? गजल के लिए मुस्कुराता भारत तो ये है कि वो इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहें, और जो युवा हैं उनको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। कोई चीज अगर कही जा रही है, कोई बात अगर कही जा रही है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट होके, संजीदा होके उस पर चिंतन करना पड़ेगा। गजल कहना, गजल सुनना बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। गजल सुनने वाला भी गजल कहने वाले से बहुत कम नहीं होता, बशर्ते कि वो सुन ले उसको और समझ ले उसको, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है इसमें। जैसे कोई आईएएस हो गया और कोई आईएएस का रनर हुआ, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, एक आधा नंबर का ही अंतर होता है उसमें। बहुत अच्छा। तो हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मुस्कुराता भारत पर लगातार काम कर रहे हैं। आपकी टीम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी दुआएं कि आप करते रहिए। और इस तरीके के जो सोसाइटी में छुपे हुए लोग हैं, जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिले, जो या जिनको किसी ने एक्सपोज नहीं किया, जिनके अंदर टैलेंट है, किसी वजह से वो नहीं हो पाए या कोई भी कारण रही हो, आप उनको अगर फ्लोट पे लाएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा मेरे हिसाब से। भाई साहब, आज आज आपने समय दिया। हम प्रयास करेंगे अगले महीने आपसे फिर एक बार रूबरू हो, एक नई गजल के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।